बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुख्तूनख्वा असम्बली का मसला ज़्यादा संगीन हो गया है और उस मरहलावार प्रोग्राम पर स्टेप बाय स्टेप कदम रखते हुए PTI ने अमलन पुख्तूनख्वा सूबे की पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये बात सबके नोटिस में है, लेकिन ज़ाहिर है एक फ़ज़ा ऐसी है कि खुल कर लोग बात नहीं करते, लेकिन मैं कर रहा हूँ और अभी जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या सूरत हाल है। और फिर हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि जिस तरह के PTI का एक प्लान है और अफ़गानिस्तान में बॉर्डर पार अफ़गान फ़ौज जो लामबंदी कर रही है पाकिस्तान पर हमले के लिए, PTI को रेस्क्यू करने के लिए नहीं बल्कि आज़ाद पुख्तूनिस्तान बनाने के लिए, तो उसमें अफ़गान फ़ौज की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी हिकमत अमली की कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कान हैं। इस सूरत हाल पर भी गैर जानबदाराना, ज़ाहिर है मुल्क का मसला तो आदमी गैर जानबदार नहीं रह सकता, लेकिन तज्ज़िये के लिए गैर जानबदार होकर बात की जाए तो वो ज़्यादा वज़न रखती है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आज PTI ने जो मुल्क गिर एहतजाज करना था वो उसने अचानक मुलतवी कर दिया है, लेकिन इस इल्तिवा के पीछे एक इबरतनाक वजह है या एक खौफनाक कहानी है। PTI को वो क्या ऐसी रिपोर्टें मिली जिन्हें सुनकर, जिन्हें पढ़कर PTI पर लर्ज़ा तारी हो गया और उन्होंने ये एहतजाज का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। ये लर्ज़ा खेज़ वाक़यात जो होने थे ये एक लॉजिकल रिज़ल्ट कहे जा सकते हैं, लेकिन ये क्या चक्कर है ये मैं अर्ज़ करूँगा। और फिर ये है कि आपने देख लिया कि रहीम ज़र ख़ान के कौमी असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात में वोटों का तफावत कितना था, यानी 2/3 वोट पीपल्स पार्टी को मिले और 1/3 से भी कम PTI को मिले। तो जनाब ये है इनके फार्म 47 फार्म 45 की हकीकत और इस प्रोपेगेंडे की सच्चाई कि 90% अवाम हमारे साथ हैं। ये कहाँ, ये पहले इन्होंने कहा कि 60% अवाम हमारे साथ हैं, फिर 70% पर ले गए, फिर 80% पर ले गए, फिर 90% पर ले गए और फिर 90% से भी ज़्यादा, यानी ये उन्होंने कहा कि 90% से भी ज़्यादा। अब कितने ज़्यादा, 95%, 98%। गनीमत है उन्होंने अभी तक ये दावा नहीं किया कि 100% अवाम हमारे साथ हैं। तो रहीम ज़र ख़ान के इस इलाके में आपने इस दावे की हकीकत देख ली। तो और फिर बाकी कुछ छोटी मोटी ख़बरें हैं जो PTI के लिए बड़े सदमे का बास हैं कि एक इनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लाहक थी और उनके व्लॉगर्स और उनके यूट्यूबर और उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनके चेहरों की मुसर्रतें, इनके चेहरों पर काला नूर उमड़ आया था ये इतला देते हुए कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़ा ना देने का फ़ैसला किया है। अब तो पाकिस्तान दिवालिया होवे ही होवे। और वो इतला ये है कि अब 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को मामला तय पा गए हैं, पाकिस्तान को कर्ज़ा मिल जाएगा। और फिर साथ ही ये है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर स्टेट बैंक ने सूद की शरह में 2% कमी कर दी है। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर की जो सख्त गिर इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उनके समरात निकल रहे हैं और पाकिस्तान दिवालिया होने की बात तो बड़ी दूर की रही। पाकिस्तान की माशी गिरावट जो है वो दिन ब दिन रुक रही है, अगरचे इस बात का एतराफ़ अपनी जगह पर कि अवाम की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई बल्कि वो मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में हालात मस्बत समत में जाएंगे, मनफी समत में जाने का सफ़र जो है वो रुक गया है। तो नाज़रीन ये ख़ुलासा था, लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह ये सूबे को अलहदा कर रहे हैं। एक तो इन्होंने जो पहले करारदाद पास की वो आपने सुन ली, वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला करारदाद थी और वो अपनी बात भूल गए कि 2018 के इलेक्शन में तो पूरी की पूरी सीटें ही इनको ISI ने दिलवाई थी। तो वो मुदाखलत जो थी वो बड़ी मुतबर्रक थी। तो खैर अब जब कि मुदाखलत उस तरह की हो ही नहीं रही है, अब तो मुदाखलत जो है वो सिर्फ़ सिक्योरिटी अमूर की हद तक हो रही है। और वो करारदाद, फिर तकरीरें पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पंजाब के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ तकरीरें, मरहलावार तकरीरें, जिनका स्क्रिप्ट अडियाला में बैठे हुए दज्जाल अकबर इमरान ख़ान ने वहाँ से रवाना किया कि ये तकरीरें करनी और इस तरह पंजाब के ख़िलाफ़ जहर फैलाना है।
उनको भी छोड़िए। आगे की बात यह है कि इन्होंने पख्तूनख्वा सूबे से फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे का मतलब आप समझते हैं और यकीनन आप समझते हैं, थोड़ा बहुत अगर अंदाज़ा किसी को नहीं है तो वो क्लियर हो जाता है। इस वक्त खुद पीटीआई के हामी जो जर्नलिस्ट हैं पख्तूनख्वा में, जो अब पहले से कम रह गए हैं, ये एक अजीब वहाँ फिनोमेना वहाँ हुआ है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की मकबूलियत और इसके लिए हमदर्दी की लहर कम से कम होती जा रही है, अगरचे उसकी रफ्तार आहिस्ता है। वो पीटीआई के अपने हामी जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि इस वक्त पख्तूनख्वा सूबे का 65 से 70% इलाका, हो सकता है इसमें मुबालगा हो, लेकिन मुबालगे का जो मार्जिन है वो 4-5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 65 से 70% तक इन लोगों का कहना है कि पख्तूनख्वा का जो रकबा है वो इस वक्त टीटीपी के कब्ज़े में है और इस 2/3 रकबे पर पाकिस्तानी रियासत की कोई रीट नहीं है और ये अमलन ये इलाका पाकिस्तान की अमलदारी से निकल चुका है। और इस तनाजुर में पाकिस्तानी फ़ौज से ये मुतालबा करना कि वो पख्तूनख्वा सूबे से निकल जाए, इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि बाकी 30% इलाका भी तालिबान की सुपुर्दारी में कंट्रोल में चला जाए और पाकिस्तानी रियासत का पूरे सूबे से कंट्रोल ख़त्म हो जाए। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि ऐन इन्हीं दिनों में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की फ़ौज पर बाकायदा सरहदी जंग मुसल्लत कर दी है। पहले सिर्फ मुदाखलत होती थी, लेकिन अब बाकायदा सरहदी जंग जिसमें वो अपने टैंक तक लेकर आए हैं और इस वक्त सरहद के पार पाकिस्तानी इलाके के पास अफ़गान फ़ौज की नकल व हरकत हो रही है और वहाँ से ये ऐलानात आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी सरहद पर हमला करना है और बड़ी जंग करनी है। वो ये जंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं यह भी अर्ज़ करता हूँ, लेकिन अब आपको वो मनसूबा समझ में आ गया, वो जो फैज़ और इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, जिसके तहत 40,000 टीटीपी दहशतगर्द पाकिस्तान में बुलाए गए थे, उनको यहाँ सेटल किया गया था, उनके वजीफ़े लगाए गए थे और उनको ये एक लाइसेंस दिया गया था। उन दिनों ये ख़बरें आई थी कि पेशावर शहर का जो पोश एरिया है उसको आपने छोड़ देना है और बाकी पूरे सूबे में आप जहाँ चाहें किसी को तावान के लिए उठाएं, जगह टैक्स लें, नाके लगाएं, चौकियाँ लगाएं, थाने बनाएं, अदालतें लगाएं, आपको खुली आज़ादी है और उन्होंने उस खुली आज़ादी का इस्तेमाल किया। मकसद अब कड़ियाँ मिल रही हैं कि उस वक्त 40,000 टेररिस्ट इन्होंने क्यों इंपोर्ट किए अफ़गानिस्तान से, और इसमें अफ़गानिस्तान की वो जो मुल्ला राम गोपाला है, जिसको यहाँ हमारे मुल्ला हैबतुल्ला कहा जाता है, असल में तो वो राम गोपाला है। अगर कोई उसका कपड़े उतार कर उसकी तलाशी ले तो पता चलेगा कि ये रा का कोई अफसर है जो मुल्ला बनकर इस वक्त अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहा है। असल नाम इसका कोई इसी तरह होगा, राम गोपाला या घनश्याम गोपाला, इस तरह का वो इसका नाम होगा। तो यहाँ आकर इसने मुल्ला हैबतुल्ला अपना नाम रख लिया और ये रा के मंसूबे पर अमल कर रहा है। और मंसूबा जो पीटीआई के हलकों ही के ज़रिए से पख्तूनख्वा के अंदर बाज़ लोगों को पता चला है वो ये है, और मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था कि पख्तूनख्वा सूबे को पाकिस्तान से अलग करके अफ़गानिस्तान में ज़म करना मकसद नहीं है, बल्कि इसे एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर किया जाएगा जिसके अफ़गानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात होंगे, बरादर इस्लामी मुल्क। तो ये 2 बरादर इस्लामी मुल्क होंगे और फिर ये इस पख्तूनख्वा सूबे को बेस बनाकर शुमाली बलूचिस्तान को भी उसमें अपने अंदर कब्ज़े में लेकर एनेक्स करेंगे। एक ग्रेटर पख्तूनख्वा सूबा वजूद में आएगा और यही दाना इन्होंने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, क्या नाम है उनका, महमूद अचकज़ई साहब को डाला है। और फिर यही नहीं बल्कि ये आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पख्तूनख्वा, इस्लामी जमहूरिया तो पता नहीं नाम रखते हैं कि नहीं रखते, नस्ल परस्त पार्टी है ये। तो बहरहाल जमहूरिया पख्तूनख्वा की ये फ़ौज जो है फिर अटक पर हमला आवर होगी, मियाँ वाली पर हमला आवर होगी, भक्कर पर हमला आवर होगी और इन तीनों अज़ला को भी वो इस रिपब्लिक ऑफ पख्तूनख्वा या रिपब्लिक ऑफ पख्तूनिस्तान का हिस्सा बनाएगी। ये है इनकी स्कीम। ये चीज़ें सारी इदारों के नोटिस में हैं कि ये मामलात किधर को जा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है ये इंटेंशनली हुआ है, वेल प्लान्ड तरीके से हुआ है। ये कोई इत्तफाकी तकरीर नहीं थी गंडापुर की।
कि वो इस्लामाबाद में पंजाबियों को गालियां देकर गया, पंजाबियों को धमकियां देकर गया और पंजाबी फ़ौज को बेइज्जत करने की कोशिश करके गया। और अब वो जो डट गया है, यानी जब ये उनके दफ्तर में था तो इसने कहा था कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि पब्लिकली माफ़ी मांगने से तो वो काज ख़त्म हो जाता है। अब सब कुछ इदारों के नोटिस में है कि ये क्या करना चाहते हैं, इनके मंसूबे क्या हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अलहदगी के बाज़ाब्ता ऐलान की तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त पुख्तूनख्वा असम्बली पाकिस्तान से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दे। ऐलान करने से वो अलहदा हो नहीं जाएगा, लेकिन एक इशू बन जाएगा आलमी सतह पर और पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगर बॉर्डर पर जंग होती है इस मकसद के लिए कि अफ़गान तालिबान यहाँ TTP के 40,000 दहशतगर्दों और PTI की गंडापुर की सारी क़यादत को साथ मिलाकर, अरकान सूबाई असम्बली को साथ मिलाकर पुख्तूनिस्तान को अलहदा करने की जंग लड़ते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा। तो मैं कोई लंबा चौड़ा तजिया नहीं करूँगा, मैं कोई फ़ौजी तजिया नगार नहीं हूँ, ना मुझे मैदान जंग की बारीकियों को पता है, ना मैं फ़ौजी स्ट्रेटजी के बारे में मेरा कुछ कोई मुतालिया है ऐसा, सिवाय इसके कि सकूत ढाका और वर्ल्ड वार के हवाले से हमने जो बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, तो उनमें से कुछ चीज़ों का हमें पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है, अच्छा कामयाबी के लिए कोई जर्नैल यूँ भी कर सकता है। और कौन जो ख़ास तौर पर आपने भी बहुत वाक़यात पढ़े होंगे कि वो जो जर्मनी का रोमेल था वो कितना कारीगर जर्नैल था, लेकिन बहरहाल जो ज़्यादा क़ुव्वत जिसके पास होती है गालिब वही आता है, वरना फ़ौजी चालबाजियों में रोमेल जो था वो इत्तेहादियों के यानी अलाइड फोर्सेस के तमाम जर्नलों से वो ज़्यादा चालाक था, उसको सहराई लुमड़ी भी कहा जाता था। तो इन बातों की शुद्ध के अलावा जो आप में से जितने भी लोग जिन्होंने जंग अज़ीम के बारे में किताबें पढ़ी हैं, सकूत ढाका के बारे में किताबें पढ़ी हैं, 1965 की जंग के बारे में किताबें पढ़ी हैं, मिडिल ईस्ट की 2 जंगों के बारे में किताबें पढ़ी हैं, तो थोड़ी बहुत वाकफ़ियत तो खैर हो ही जाती है, लेकिन हम इस वाकफ़ियत की बुनियाद पर कोई तजिया करने का दावा नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इल्म है। मैं तो सिर्फ़ एक सिंपल बात ऐसी करूँगा जो आपकी समझ में भी आ जाए और जो रिकॉर्ड से साबित है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के लोग जो पश्तून एरिया के हैं वो मैदान जंग लड़ने में अनाड़ी है, वो उन्होंने कभी मैदान जंग नहीं लड़ी। गुरिल्ला जंग वो ज़रूर लड़ते हैं, बल्कि एक अंग्रेज़ मुर्रख था, उसने लिखा था कि पाकिस्तानी इलाके के पश्तूनों के बारे में नहीं लिखा उसने अफ़गानों के बारे में लिखा। उसने लिखा कि अफ़गान जंगजू के पीछे खड़ा पहाड़ हटा दिया जाए तो फिर वो जो अफ़गान लड़ाका है, वारियर है, वो अपनी सारी बंदूकों के बावजूद उसको आप निहत्ता समझो, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो सिफर है। इस फ़िक्रे को मैं दोबारा दोहराता हूँ कि उस मुर्रख ने लिखा कि अगर अफ़गान वारियर के पीछे से पहाड़ निकाल दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं रहता। अब यानी आपने हिस्ट्री पूरी देखी कि गुरिल्ला जंग में अफ़गान माहिर हैं और उस इलाके में माहिर हैं जहाँ पहाड़ियों के पेचीदा सिलसिले हैं, जहाँ मैदान है वहाँ अफ़गान ने कभी जंग नहीं लड़ी। तो जब अफ़गान फ़ौज पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला करेगी तो ये एक अनोखी जंग होगी जिसमें 90% नुकसान जो होगा वो अफ़गान फ़ौज का होगा और 90% नाकामी जो होगी, सदमा जो होगा वो अफ़गान फ़ौज का होगा। पाकिस्तानी फ़ौज बहुत थोड़ी फ़ोर्स के साथ, मैं कोई ये खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि मैदानी जंग में अफ़गान लड़ाका जो हैं, वारियर जो हैं, ये जो तालिबान हैं, ये नहीं लड़ सकते। और मैं आपको एक और बात बताऊं जिसको पाकिस्तानी मीडिया कौमी मफाद में हमेशा छुपाता रहा है, वो ये है कि तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त नहीं दी। यानी आपने देखा कि जब तक अमेरिकी फ़ौज यहाँ मुकीम रही, तालिबान देहात और कस्बात और जंगलात और पहाड़ी इलाकों के अलावा किसी इलाके में दाखिल होने की कुदरत नहीं रखते थे। जैसे ही अमेरिका की फ़ौज निकली है अफ़गानिस्तान से, तालिबान ने फिर कब्ज़ा किया है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि तालिबान ने अमेरिकी फ़ौज को निकाल दिया, नहीं, अमेरिकी फ़ौज अपनी दाखिली सियासत की वजह से, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा प्रेशर था
कि ये एक ऐसी जंग हम क्यों लड़ रहे हैं जिसके नतीजे में हमें मिलना कुछ नहीं है। ना वहाँ तेल का ज़ख़ीरा है, ना वहाँ कुछ सोने का ज़ख़ीरा है, ना वो कोई ऐसा चौराहा है कि जहाँ बैठकर हम चीन को कर्टेल कर सकते हैं। तो एक बेकार जंग सिर्फ ज़िद की खातिर। तो चुनांचे फिर अमेरिका ने यह फैसला किया कि लानत भेजो, इस जंग से निकलो। अमेरिका ने जारहियत की, कब्ज़ा किया, जुल्म किया, हर लिहाज से जारहियत की, यानी उसके हमले का और कब्ज़े का 1% भी जवाज़ नहीं है। लेकिन जो मैदानी हकीकत है वो ये है कि उसने ख़ुद ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, और जैसे बाजवा ने इमरान प्रोजेक्ट को अचानक छोड़ दिया और फिर गरीम की फ़ौजें कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो गई। तो उसी तरह जब अमेरिका ने कहा कि छोड़ो इस प्रोजेक्ट को, दफ़ा करो, इससे हमें फ़ायदा ही कुछ नहीं है, ट्रंप और बाइडन और ये सारे वहाँ जितनी भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सब मुतफिक थे कि इस जंग से निकल जाना चाहिए। तो फिर इन्होंने कब्ज़ा किया, वरना अगर अमेरिका अपनी फ़ौज ना निकालता तो तालिबान मज़ीद 1500 साल तक जंग करते रहते और अमेरिका को ना निकाल सकते, क्योंकि ये मैदानी जंग नहीं कर सकते। तो मैदानी जंग में इनको जो नुकसान होगा उससे आज़ाद पुख्तूनिस्तान का जो फितना थोड़ा बहुत मौजूद है, उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते, वो भी फना हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत, पाकिस्तानी फ़ौज इनको बॉर्डर पर जो मज़ा सिखाएगी, पाकिस्तानी फ़ौज का आप रिकॉर्ड देखें, उसको जितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो इनके एम्बुश लगाकर हम किए गए हमले हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। यानी दूर से खड़े होकर एक बम मार दिया पाकिस्तानी फ़ौज की चौकी पर, 2 सिपाही शहीद हो गए, 4 सिपाही शहीद हो गए। मैदान जंग में उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत कम नुकसान किया है, ज़्यादा नुकसान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में की है, और उस पर तो फिर दुनिया के हर फौजी काफ़ी हद तक वल्नरेबल होती है, ये कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत बुरी मार खाएंगे। ये जो मुल्ला गोपाला है, मुल्ला घनश्याम गोपाला, क्या नाम है इसका, अमीरुल मोमिनीन, ये बड़ी बुरी मार खाएगा। और इमरान खान को तो छोड़ें, ये तो एक मोहरा है उनका, यहूदियों का, तालिबान का, मजलिस वहदत का, इसराइल का और भारत का। ये 5 ताकतें जो है माशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में एक परचम तले इकट्ठी हो चुकी है, सिर्फ़ इसलिए कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जा सके। तो खैर अच्छा, अभी इस मौजू पर तो 1 घंटा और भी बात हो सकती है, लेकिन इसे छोड़ते हैं। आज होने वाला एहतजाज क्यों मुलतवी किया है? नाजरीन, गंडापुर का खिताब पंजाब के घर घर में बार बार सुना गया, यूट्यूब पर बार बार सुना गया है, बार बार सुना गया, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। और वो जब उसने कहा कि पंजाब वालों, हम पश्तून जब आते हैं तो बारात और ढोल लेकर आते हैं, हम पश्तून आते हैं से क्या मुराद था, ये सबको समझ में आ गया। यानी वो ये भी कह सकता था कि हम पीटीआई वाले जिस इलाके में जाते हैं तो ढोल और बारात लेकर जाते हैं, तो वो और बात होती। आप सोचिए, क्या कभी बिलावल भुट्टो ये कह सकता है कि हम सिंधी जब पंजाब आएंगे तो अपने साथ ये कुछ लेकर आएंगे? या अगर मरियम नवाज़ ये कहें कि हम पंजाबी जब सिंध पर हमला करेंगे तो ये करेंगे और वो करेंगे, या इसी तरह कोई और कौम इंडिया का हिसाब लगा लें कि इंडिया में कोई ये कह सकता है कोई लीडर, हालांकि इंडिया में इस वक्त कौमी सियासी पार्टियों के साथ साथ कुछ 70 किस्म की इलाकाई पार्टियाँ हैं, तो क्या ये कोई कह सकता है यूपी का आदमी, बिहार का आदमी, कि भाई हम हिंदी बेल्ट बोलने वाले जब मराठा लैंड में आएंगे, आपके महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठियों की ऐसी की तैसी कर देंगे? कोई कह सकता है, कुछ सोच सकता है? ये सिर्फ इमरान खान का इबलीसी जहन है, जिसने गंडापुर से ये कहा कि पंजाब को गाली दो, और उसने कहा कि पंजाबियों हम पश्तून। अच्छा, इस तकरीर को पंजाब के घर घर में बार बार सुना गया है, और उसका नतीजा क्या निकला है? पीटीआई को ये रिपोर्टें हर तरफ से मिली हैं कि जनाब इस पर बहुत पंजाबी जहन जो है वो एजिटेशन की तरफ माइल है, एजिटेटिव हो गया है और नाराज़ हो गया है, मुश्तिल हो गया है उसको बहुत। तो जनाब कल कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ जहाँ हमारे ढाई टोटरू, क्योंकि ये किसी भी जगह 10-15 अफराद से ज़्यादा तो जुलूस तो निकाल ही नहीं सकते, हमारे वहाँ 10-12 अफराद रीगल चौक पर खड़े हों और इधर से 20, 25, 50, 100 आदमी आ जाए और जूतों से ठापे लगाकर चले जाएं, और इधर किसी घंटाघर में हमारे 20-25 आदमी खड़े हों और वहाँ से 400 लोग निकल आएँ और वो जूतों से धुलाई करके, पिटाई करके, कपड़े फाड़ कर चले जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? पूरे पंजाब में ये तसर फैल जाएगा कि पीटीआई गई।
पीटीआई गई। तो इस पर फिर इन रिपोर्टों पर इन्होंने पंजाब में यानी एहतजाजी प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। और ज़ाहिर है ये ऐलान तो हो नहीं सकता था कि सिर्फ पंजाब में मुलतवी किया है, पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा। एहतजाज को मुलतवी करना था तो फिर दोनों सूबों में करना था, दोनों सूबों में कर दिया। बज़ाहिर नाम यही था कि पूरे मुल्क में ये है ही कहाँ। अब पंजाब में भी ये पीटीआई सिमटती जा रही है और बहुत जल्द आपको पंजाब में पीटीआई एक छुपी छुपाई पार्टी के रूप में नज़र आएगी, यानी ऐसी पार्टी जो छुपती फिरेगी। अरे नहीं मेरा तो कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है, ये सूरत हाल पंजाब में डेवलप होने वाली है। अच्छा, अब इनकी एहतजाजी तहरीक के वाले से वो क्या नाम है उसका, वो लतीफ़ खोसा की बेवा जो है, लतीफ़ खोसा की बेवा क्या नाम है उसका, गुजरात वाली, उसका एक बयान भी आज ही आया, यानी कल ही आया, कल शाम को टीवी पर मैंने देखा, उसका टिकर देखा। बेवा का नाम एतजाज़ हसन। लतीफ़ खोसा के बेवा इसलिए कि ये लतीफ़ खोसा ने इसको अब मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए इसको लात मार कर अपनी नौकरी से निकाल दिया है। तो इस मानों में वो बेवा है, वरना ज़िंदा तो लतीफ़ खोसा भी है। तो सियासी तौर पर उसकी लतीफ़ खोसा की ये बेवा है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है। तो उसने एक अजीब किस्म की मज़ाक़ खेज़ किस्म की बंदर भभकी दी है। गीदड़ भभकी तो होती है, बंदर भभकी भी होती है। आपने आगे कभी किसी बंदर को देखा हो तो वैसे तो किसी जानवर को अजियत नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर तजर्बे के तौर पर आप करना चाहें तो वो जो कर सकते हैं कि एक बंदर की तरफ जाएं और उसे थप्पड़ दिखाएं, मारे नहीं थप्पड़ दिखाएं, तो वो जवाब में खी खी करेगा, तो उसको कहते हैं बंदर भभकी। तो इसने लतीफ़ खोसा की बेवा ने बंदर भभकी दी है कि वकीलों की तहरीक चलने वाली है जो 2007 में इफ्तिखार चौधरी वाली जो वकीलों की तहरीक थी उससे कहीं बड़ी होगी। अब इस पर हंसने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो तहरीक चलाई थी जनरल कियानी, क्या नाम था कियानी का, अशफाक परवेज़ कियानी, वो तहरीक उसने चलाई थी, वकीलों ने वो तहरीक नहीं चलाई थी। अब कौन सा अशफाक कियानी है, अब कौन सा फैज़ हमीद है, अब कोई नहीं है भाई। आप 250 वकील भी नहीं निकाल सकते किसी शहर में, न लाहौर में, न कराची में, न पिंडी में, न इस्लामाबाद में, पेशावर में मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी सूबों में किसी जगह। तो बहरहाल मुझे इस पर से बहस नहीं करनी है कि इनकी तहरीक बेकार तहरीक है, नहीं चल सकती। वकीलों की तहरीक पीटीआई के हक़ में तहरीक नहीं चल सकती, किसी भी सूरत नहीं चल सकती, इस पर तो बहस ही नहीं है। बहस इस बात पर है कि बेवा साहबा ने क्या बंदर भभकी दी है कि हंसी निकल गई। तो पीटीआई में सफ़े मातम बिछा हुआ है कि 2% शरह सूद स्टेट बैंक ने कम कर दी है और IMF से मामला तय पा गए हैं। तो इनको अब सफ़े मातम मनाने दें। अगर ये गंडापुर वाली पंजाबियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास का मसला ना होता तो मैं शायद इसका लिंक जोड़ता कि चूँकि शरह फ़ीसद 2% कम हो गई है, सूद की स्टेट बैंक ने कम कर दी है, तो पीटीआई ने शौक़ के तौर पर अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।